अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ूलॉजी फोरम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवोल्यूशन एमसीक्यूज़ के बारे में। एवोल्यूशन एमसीक्यूज़ फॉर पीपीएससी, फॉर सीएसएस, फॉर पीएमएस और फॉर एनी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर ज़ूलॉजी और बायोलॉजी। और इसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। 65 MCQs हैं फॉर एवोल्यूशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ कि एवोल्यूशन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या है। फर्स्ट वन इज़ डिवेलपमेंटल एनामोली। डिवेलपमेंटल एनामोली का मतलब है कि जो एट कंसेप्शन या बिफोर द प्रेगनेंसी, बिफोर द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जो कंडीशंस होती हैं उनको डिवेलपमेंटल एनामोलीज कहा जाता है। कि मतलब वहाँ पे अगर कोई चेंजेस आ सकते हैं, कोई जेनेटिक चेंजेस आते हैं तो उनको कहेंगे डिवेलपमेंटल एनामोलीज। और बेसिकली वो वजह बनेगी आगे एवोल्यूशन की। तो क्या ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। एंड सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड करैक्टर्स। जो है मतलब ऐसे करैक्टर्स जो कि हमारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने थ्रू आउट द लाइफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत के ज़रिए एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, खुद एक्वायर करते हैं। और फिर लमान ने बात की थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स की। उसने कहा था कि वही एक्वायर्ड करैक्टर्स आगे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक्वायर्ड करैक्टर्स के मतलब वो करैक्टर्स जो कि कोई अपनी ज़िंदगी में मेहनत के ज़रिए हासिल करे, जो कि एक्वायर करे, तो उनको तो क्या एवोल्यूशन होने के लिए एक्वायर करैक्टर का होना ज़रूरी है। म्यूटेशंस आपको पता है जेनेटिक चेंजेस को कहते हैं। तो क्या म्यूटेशंस जो है ये एवोल्यूशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। डी है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या, जो नेचर सेलेक्ट करती है बेस्ट वेरिएशंस को, बेस्ट जीन्स को। तो क्या नेचुरल सिलेक्शन जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फॉर द एवोल्यूशन। क्योंकि एट द एंड बेशक वो एवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट में म्यूटेशंस की वजह से हो, एक्वायर्ड करैक्टर्स की वजह से हो, डेवलपमेंटल एनोमलीज की वजह से हो, लेकिन एंड पे नेचुरल सिलेक्शन ही अपना रोल प्ले करती है। नेचर ही सिलेक्ट करती है बेस्ट वेरिएशंस को, ऐसी वेरिएशंस को, ऐसी म्यूटेशंस को जो कि अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से बेस्ट हों, अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सर्वाइव कर सके उसके लिहाज से। ठीक है। डार्विन फिंचेस आर फाउंड इन। कि जो डार्विन ने फिंचेस जो थी उनको ऑब्ज़र्व किया था जब वो ट्रिप पे गया था। तो एक आइलैंड पे गया था और उसने वहाँ पे फिंचेस को ऑब्ज़र्व किया था। उसने देखा था कि बहुत सारी फिंचेस, अबाउट 32 स्पीशीज़ थी। और उसने देखा था कि ये सारी सिमिलर नज़र आती हैं, बट दे आर नॉट सिमिलर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस आया इस वजह से था बिकॉज ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। और अडेप्टिव रेडिएशन की हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। और वो कौन से आइलैंड पे उसने ऑब्ज़र्व किया था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड एंड गैलापागोस आइलैंड। तो करेक्ट आंसर जो है वो गैलापागोस आइलैंड है, क्योंकि उसने वहीं पर फिंचेस को ऑब्ज़र्व किया था। म्यूटेशंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। कि म्यूटेशंस जो हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब आप कहेंगे कि एवोल्यूशन के लिए, तो एवोल्यूशन के लिए होती तो हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टेप आता है। म्यूटेशंस की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं। अब हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उन चेंजेस को क्या कहते हैं। वेरिएशंस के ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस आती हैं, वेरी करते हैं वो। कॉन्स्टेंसी इन द ऑर्गेनिज्म। कॉन्स्टेंसी बेसिकली कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जो फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ना, उसको कहते हैं कॉन्स्टेंसी। तो जब म्यूटेशंस बेसिकली चेंजेस को कहते हैं। तो जब फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो वो तो कॉन्स्टेंसी, वो तो म्यूटेशंस होंगे नहीं। तो हम इसको तो यहीं पे कट कर देते हैं। जेनेटिक कॉन्टीन्यूटी बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिक कॉन्टीन्यूटी का मतलब है कि जो एक सेल था, फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल था, और ये जब डिवाइड हुआ, दो में डिवाइड हुआ, तो ये जो दो फर्दर डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ, तो इन डॉटर सेल्स में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने पेरेंट्स में होंगे। तो अगर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये तो म्यूटेशंस है ही नहीं, क्योंकि म्यूटेशंस में जो है वो चेंजेस आते हैं। क्रोमोसोम की तादाद या तो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो हम इसको भी कट कर देते हैं।
इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन रेट, कि जो पॉपुलेशन है उसके रेट में इंक्रीज़ हो जाता है, कि म्यूटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन रेट। तो बेसिकली म्यूटेशंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द वेरिएशंस, कि एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं म्यूटेशंस की वजह से, फिर वेरिएशंस फर्दर रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन की वजह से जो बेस्ट वेरिएशंस होती हैं वो सर्वाइव करती हैं, तो फिर वो आगे पॉपुलेशन इंक्रीज़ में हेल्प कर सकती हैं, रिप्रोडक्टिव जो है पोटेंशियल उनका ज़्यादा होगा तो वो हेल्प करेंगी। म्यूटेशंस आर ड्यू टू, म्यूटेशंस किस वजह से होती हैं? इन्फेक्शन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके आपको इन्फेक्ट कर लेते हैं, डिफरेंट वायरसेस बैक्टीरिया, उसकी वजह से क्या म्यूटेशंस आती हैं? क्या म्यूटेशंस अब्रप्ट चेंजेस होते हैं जीन्स के अंदर? अब्रप्ट चेंजेस का मतलब होता है कि जेनेटिक मेकअप के अंदर अचानक से तब्दीलियाँ आ जाती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं। या फिर डिफरेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की वजह से, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं शायद, या फिर हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है म्यूटेशंस, अब्रप्ट चेंजेस होते हैं, क्योंकि म्यूटेशंस का मतलब ही ये होता है चेंजेस। तो अब्रप्ट चेंजेस मतलब अचानक से चेंजेस जो आते हैं ना उनको कहते हैं म्यूटेशंस। सो करेक्ट आंसर इज़ बी। म्यूटेशंस आर जनरली, म्यूटेशन जनरली क्या होती हैं? रिसेसिव होती हैं, कि वो हमेशा जो है वो डोमिनेंट जो हैं वो उनको मास्क कर देती हैं, या फिर हमेशा से ये डोमिनेंट है कि ये डोमिनेट ही करेंगी बाकी के अलावा, और या फिर ये हार्मफुल होती हैं या फिर यूज़फुल होती हैं। तो करेक्ट आंसर जो है ये हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशंस जो हैं वो जनरली आम तौर पे वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट सिंड्रोम, डिफरेंट जेनेटिक डिजीज़ काज करती हैं। लेकिन ये जो है वो अगर डोमिनेट कर जाए तो फिर क्या करती हैं कि अगर ये डोमिनेट करेंगी तो फिर इसका मतलब है कि हार्मफुल ही होंगी ना, डोमिनेट करेंगी तो हार्मफुल होंगी। उसके अलावा ये अगर डोमिनेट करती हैं तो ये एवोल्यूशन भी काज करती हैं, लेकिन मोस्टली जो है जो म्यूटेशंस होती हैं ये हार्मफुल होती हैं। लमार्किज्म इन्विजिजेस दैट द, लमार्क की थ्योरी क्या कहती है? ये लमार्किज्म किस चीज़ पे जोर देती है? ये लमार्क का आइडिया क्या था? ऑर्गेनिज्म, इसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म टेंड टू ग्रो इन साइज़, के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो साइज़ में ग्रो करते हैं। सेकंड नंबर पे है कि ऑर्गेनिजम्स, तो उसने ये बात नहीं की थी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा साइज़ में इंक्रीज़ ही करेंगे। ऑर्गेनिज्म इनहेरिट द करैक्टर्स एक्वायर्ड बाय द पेरेंट्स, तो उसने इसकी बात तो की थी, उसने कहा था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स, कि जो पेरेंट्स अपने लाइफ टाइम एक्वायर करेंगे वो आगे इनहेरिट कर सकते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स में। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिजम्स लीड्स ऑर्गेनिजम्स, कि इन्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। कि इन्वायरमेंट आप ये कह सकते हैं, उसने ये बातों की थी कि इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट की वजह से आपको आपकी डिफरेंट नीड्स जो है वो तब्दील हो जाती हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि इन्वायरमेंट ही इन्फ्लुएंस करेगा। इनॉर्मस फर्टैलिटी इन द ऑर्गेनिजम्स, तो उसने इनॉर्मस फर्टैलिटी की बेसिकली बात नहीं की थी कि इनॉर्मस फर्टैलिटी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स फर्टाइल हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा कि जो है वो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। बी इज़ अ करेक्ट आंसर। उसने बात की थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। होगो डी वेरीज पॉइंटेड द थ्योरी, होगो डी वेरीज ने अपनी एक थ्योरी पेश की थी टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। उस थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ म्यूटेशंस। द मटेरियल ऑन विच ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स वाज, कौन सा ऐसा आप कह रहे ऑर्गेनिज्म था, मटेरियल था जिसके ऊपर उसने अपनी ये जो थ्योरी थी वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? सो करेक्ट आंसर जो है ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर, पिसम सैटिवम, ओइनोथेरा लमार्कियाना एंड एस्केरिया कोलाई। सो करेक्ट आंसर जो है वो सी है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, तो जब हमने होगो डी वेरीज के बारे में, उसकी थ्योरी ऑफ म्यूटेशंस के बारे में बात की थी, तो हमने ये पढ़ा था कि उसने एक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, दैट प्लांट वाज ओइनोथेरा लमार्कियाना। ओइनोथेरा लिमार्कियाना, द प्लांट विच वाज यूज बाय द डी वेरीज, वो प्लांट जो कि डी वेरीज ने यूज़ किया था उसको कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लिमार्कियाना। लेकिन आप बताएं कि उसका कॉमन नेम क्या है? स्वीट पी उसको कहते हैं, चाइना रोज़ उसको कहते हैं, इवनिंग प्राइम रोज़ उसको कहते हैं, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर जो है वो उसको इवनिंग प्राइम रोज़ कहा जाता है। Scientific name is Oinothera limarkiana, and common name is evening primrose. According to theory of continuity of germplasm, which was put forward by the August Weismann,
थ्योरी ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म के मुताबिक विच वाज पुट फॉरवर्ड बाय, जो कि ऑगस्ट वाइजमैन ने डिस्कवर की थी, उसको क्या कहते हैं, उसके मुताबिक यहाँ पे हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है। लेकिन मैं पहले बता दूँ कि थ्योरी ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म जिसके हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, मैं फिर बता देती हूँ। इसने कहा था कि हम दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, एक जर्म सेल्स होते हैं एंड अदर वन आर सोमैटिक सेल्स। तो उसने कहा था कि सिर्फ जर्म सेल्स ही, मतलब जर्म प्लाज्म ही सिर्फ अगले पेरेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है, सोमैटिक सेल्स ट्रांसफ़र नहीं होते। कि आप ये कह सकते हैं ऑन द अदर हैंड डीएनए या आरएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है, ये ट्रांसफ़र होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो यही थ्योरी थी विच वाज गिवन बाय द ऑगस्ट वाइजमैन। The acquired characteristics of organisms that have passed to somatoplasm are inherited of offsprings। तो somatoplasm की बात की है तो somatoplasm नहीं होते, तो ये तो incorrect हो गया। The acquired character of organism which have passed only to germ plasm are inherited to their offsprings। तो वो कहते हैं कि सिर्फ जर्म प्लाज्म ही इनहेरिट करता है और कुछ इनहेरिट नहीं करता। तो करेक्ट आंसर बेसिकली हमें यही ही मिल गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जर्म प्लाज्म होता है, ले सिर्फ ट्रांसफ़र होता है आगे और कुछ इनहेरिट नहीं होता। बी जो है यही करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 74 पे। 74 पे जो MCQ है दैट इज़ म्यूटेशंस आर। म्यूटेशंस क्या होती हैं? म्यूटेशंस होती हैं हेरिटेबल चेंजेस, कि वो आगे इनहेरिट कर सकती हैं। हेरिटेबल है, इनहेरिटेबल इनहेरिट नहीं कर सकते। और चेंजेस दैट मे और मे नॉट बी इनहेरिटेड, ये ऐसे चेंजेस हैं जो कि इनहेरिट हो भी सकते हैं और नहीं भी इनहेरिट हो सकते हैं। चेंजेस विच आर एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स इन द टाइम, कि ऐसे करैक्टर्स हैं जो कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। तो एक्वायर का इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि म्यूटेशंस जो होती हैं वो उनके जीन्स के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। अब जो भी जेनेटिक मेकअप है, अभी हमने क्या बात की कि वो सिर्फ जर्म प्लाज्म ट्रांसफ़र होता है, जर्म सेल्स ट्रांसफ़र होते हैं, जेनेटिक मेकअप ट्रांसफ़र होता है अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट वाइजमैन। तो क्या होंगी कि जो म्यूटेशंस होंगी ये भी जेनेटिक मेकअप के अंदर होती हैं। तो इसका मतलब है जेनेटिक मेकअप ट्रांसफ़र होगा तो म्यूटेशंस भी ट्रांसफ़र होंगी। तो म्यूटेशंस आर द हेरिटेबल चेंजेस। Which of the following facts does not hold truth with the reference to De Very's theory? इसमें वो कहते हैं कि आप हमें बताएं कि इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू डी वेरीज थेरी, या फिर विद द रेफरेंस टू डी वेरीज थेरी, कि जो डी वेरीज ने जो बात की थी उसके मुताबिक ये ट्रू नहीं है। डी वेरीज की थेरी थी द थेरी ऑफ म्यूटेशंस। ठीक है, तो हमने देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो म्यूटेशंस के अलावा जिसमें बात की गई है। न्यू स्पीशीज़ इवॉल्व बाय सडन एंड डिस्टिंक्ट हेरिटेबल चेंजेस। सडन आपको पता है अब्रप्ट चेंजेस की जो मैंने बात की थी उनको म्यूटेशंस कहते हैं, और हेरिटेबल भी म्यूटेशंस ही होती हैं, विच ही कॉल्ड बाय द म्यूटेशंस एंड नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो म्यूटेशंस की बात की है, तो म्यूटेशंस की बात उसने भी की थी डी वेरीज ने, तो ये तो करेक्ट हो गया। ये हमारा आंसर वैसे नहीं है, लेकिन ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू डी वेरीज। The first individual showing is called the mutant. It is pure breeding as well as transmits mutations to its progeny। कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर म्यूटेशंस होती हैं, जिसके जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, तो हम उसको कहते हैं म्यूटेंट। अब ये म्यूटेंट जो है वो आगे जब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा तो ये आगे अपनी प्रोजेनी में वो उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करेगा, उन म्यूटेशंस को, एंड इसकी वजह से न्यू स्पीशीज़ बनेगी। तो ये बात भी डी वेरीज ने की थी अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थेरी, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव टेंडेंसी टू म्यूटेट, कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो म्यूटेशन उनके अंदर हो सके, बट द रेट ऑफ म्यूटेशन जो है वो वेरी करता है फ्रॉम द टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। लेकिन म्यूटेशन का जो रेट होता है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरी करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपका इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो म्यूटेशंस को सपोर्ट कर रही हैं तो दैट मीन्स कि आपके अंदर म्यूटेशन ज़्यादा होंगी, रेट ऑफ म्यूटेशन ज़्यादा होगा। अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब रेट ऑफ म्यूटेशन जो है वो कम होगा। द डिवेलपमेंटल, तो ये अकॉर्डिंग टू डी वेरीज ठीक है, तो हमारा आंसर वैसे ये भी नहीं है। द डिवेलपमेंट एंड डेफिशिएंसी ऑफ ऑर्गन्स आर इन प्रोपोर्शन टू यूज़ एंड डिसयूज़। तो यूज़ एंड डिसयूज़ की बात किसने की थी? लमार्क ने की थी अपनी थ्योरी में। सो करेक्ट आंसर जो बात हुगो डी वेरीज ने अपनी थ्योरी ऑफ म्यूटेशंस में नहीं की थी वो है डी, क्योंकि उसने यूज़ एंड डिसयूज़ की कोई बात नहीं की थी। सो करेक्ट आंसर इज डी।
De Very's theory of organic evolution is longer accepted because of one of the following criticisms। तो आप हमें बताएं कि जो डी वेरीज की थेरी है उसको बहुत ही एक्सेप्ट किया गया था, ज़्यादा एक्सेप्टेड थी वो, क्योंकि उसके अंदर जो क्रिटिसिज्म था बिकॉज ऑफ वन ऑफ द लोइंग क्रिटिसिजम्स, कि उसके अंदर क्रिटिसिज्म बहुत थोड़ा था। अब क्रिटिसिज्म थे कौन से, तो उसमें कहते हैं सबसे पहले ओइनोथेरा लमार्कियाना इज़ हाईली इनकन्सिस्टेंट हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कि उसके अंदर जो स्पीशीज़ होती हैं, मतलब वो वैरायटीज़ ऑफ जो स्पीशीज़ होती हैं, मतलब उस स्पीशी के अंदर वैरायटीज़ ऑफ और जो मेंबर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इनकन्सिस्टेंट हाइब्रिड स्पीशी का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है हाइब्रिडाइजिंग में, कि वो थ्रू आउट द सेम नहीं रहती। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 14 क्रोमोसोम्स इज़ हाईली एनोमलस, के जो 14 क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनोमलस हैं, मतलब वो जो एक्सपेक्टेड रेट है, जो नॉर्मल जो है वो उससे डेविएट करते हैं। Mutants often render mutants so much different from the other members of the species they fall to compete and perish। के जो म्यूटेंट्स होती हैं वो ऐसे म्यूटेंट्स होते हैं या अपनी बाकी स्पीशीज़ से इतने अलग होते हैं कि वो कम्पीट नहीं कर पाते और ख़त्म हो जाते हैं। बीइंग रैंडम द म्यूटेशंस आर हाईली यूजफुल इन अडेप्टेबिलिटी। रैंडमली अगर म्यूटेशंस होंगी तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि उनके अंदर कोई अडेप्टेबिलिटी आए, कि उनके अंदर कोई अडेप्टेशंस आएँ, तो उसकी वजह से ज़्यादा क्या होता है कि उनकी वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। तो ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे क्रिटिसिजम्स उसकी थ्योरी के अंदर थे। करंटली एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है आर रिगार्डेड एज नेचुरल फिनोमेना। अब जो है वो कह रहे हैं कि अब हाल ही में करंट सिचुएशन ये है कि एवोल्यूशन को और नेचुरल सिलेक्शन को नेचुरल फिनोमेना समझा जा रहा है, कि एवोल्यूशन को और नेचुरल सिलेक्शन को जो है नेचुरल फिनोमेना समझा जा रहा है, क्योंकि हमने कहा कि जितने भी जो आखिर पे काम जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का ही होता है, कि वही सिलेक्ट करती है बेस्ट वेरिएशंस को जो भी इन्वायरमेंट के अंदर होती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स अप्लाइड to population dynamics have removed the drawbacks of Darwin theory. As a result, new Darwinism has emerged, which is also called the modern synthetic theory of organic evolution. The theory was designed to explain the organic evolution by, अब इसमें सिंपल सी बात को उन्होंने बहुत लंबा करके बताया है। उन्होंने सिर्फ पूछा इतना है कि जो थ्योरी थी ऑफ जो है वो हमारी जो थ्योरी है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, आप कह लें न्यू डार्विनिज्म की थ्योरी, वो किसने दी थी, या इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो उसमें इन्वॉल्व थे। बेसिकली मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी या न्यू डार्विनिज्म इज़ के जेनेटिक्स जो है उसको अप्लाई किया गया था एवोल्यूशन के अंदर। ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है और जेनेटिक्स को मिक्स करके और एक थ्योरी दी गई थी, दैट वाज न्यू डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। सो इट वाज गिवन बाय चार्ल्स लायल, हर्बर्ट स्पेंसर। वैसे इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। मतलब इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल राइट, हक्सले सिविल राइट, डार्विन, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो इसमें से कौन सा ऐसे साइंटिस्ट है जो इसके अंदर इन्वॉल्व था? करेक्ट आंसर इज़ हक्सले। 78 पे है, इनिशियल मटेरियल टू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रोवाइडेड बाय डॉब्स हेंस्की। तो इनिशियल मटेरियल जो था वो किसने दिया था? डॉब्स हेंस्की एक साइंटिस्ट का नाम है, तो ये भी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में इन्वॉल्व था। तो सबसे इनिशियल मटेरियल जो था वो उसने दिया था, और लेकिन उसने अपनी बुक के ज़रिए दिया था, और उस बुक का नाम क्या था वो हमने बताना है। नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, इट इज़ अ बुक ऑफ डार्विन, तो ये उसकी नहीं है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में भी उसी ने बात की थी डार्विन ने। फिलोसफी जोलॉजी की लमार्क की बुक थी। और लास्ट पे रह जाती है जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो जेनेटिक्स के बारे में डॉब्स हेंस्की ने बात की थी, उसी की बुक है ये। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ लॉट ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इनमें से ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया अब जो थ्योरी है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की उसमें? तो इसमें मैंने जैसे कि बताया था कि बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने इसके अंदर काम किया था। उसके अंदर मैंने डॉब्स हेंस्की, डार्विन और हक्सले
और मैंने एक बताया था सिविल राइट, तो ये भी थे, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो मुलर, फिशर, राइट एंड ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर वैसे ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि इसमें सिविल राइट था, मुलर था, फिशर था, डॉब्सहैंस्की था, डार्विन था और हक्सले। तो ये सारे साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था। द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द अर्लीस्ट टू फॉर्म्स टू वास्ट डाइवर्सिटी, कि एक ऐसा म्यूटेशंस, एवोल्यूशन, माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशंस की वजह से एवोल्यूशन होगी, ठीक है, माइग्रेट करेंगे तो फिर भी एवोल्यूशन ही होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी एवोल्यूशन ही होगी। तो करेक्ट आंसर जो है वो एवोल्यूशन ही है। कार्लस लीनियस वाज द बिलीवर ऑफ। कार्लस लीनियस किस चीज़ पे बिलीव करता था? स्पेशल क्रिएशन पे, मतलब कि अल्लाह ताला ही ने सब कुछ बनाया और कोई एवोल्यूशन कोई कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। नेचुरल सिलेक्शन पे, कि नेचर सेलेक्ट करती है वो बेस्ट वेरिएशंस को। कैटास्ट्रोफिज्म पे, कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब है कि जो कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब है कि अर्थ की जो शेप है, जो आज अर्थ की शेप है, वो बेसिकली डिफरेंट नेचुरल चेंजेस की वजह से है, मतलब फ्लड्स की वजह से, या आप कह सकते हैं माउंटेन रेंजेस की वजह से, इरोजन की वजह से, जो एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट उनकी वजह से, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इनकी वजह से आज अर्थ की शेप जो आज है वो इस वजह से है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थ्योरी थी ऑफ लामार्क। तो कार्लस लीनियस किस चीज़ पे बिलीव करता था? कार्लस लीनियस जो था वो स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करता था, वो गॉड पे बिलीव करता था। और जो करेक्ट आंसर जो है वो ए है। विच साइंटिस्ट डज नॉट मैच इज़ हिज अचीवमेंट्स। इनमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट हैं जो कि अपने काम के साथ मैच नहीं कर रहा? लामार्क पब्लिश हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो ये भी ठीक है। लायल ने पब्लिश किया प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, तो ये चीज़ भी ठीक है, क्योंकि लायर एक जियोलॉजिस्ट था। मैल्थस ने, मैंने पीछे भी बताया मैल्थस ने कैसे लिखा था, जिससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था डार्विन जब उसने अपनी थ्योरी लिखी थी। तो इट वाज द एसे ऑन पॉपुलेशन, तो ये भी ठीक है। तो आखिर पे रह क्या जाता है? डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज कोवियर पब्लिश द पेपर्स ऑन द इनहेरिटेंस। कि कोवियर जो था उसने पब्लिश किया था उसने पब्लिश किया था इनहेरिटेंस के बारे में उसने लिखा था। तो उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि कोवियर जो था ही वाज अ पैलियोंटोलॉजिस्ट, तो इनहेरिटेंस के ऊपर काम इसने नहीं किया था। सो करेक्ट आंसर इज डी। आर्किया बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट। आर्किया बैक्टीरिया किस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं? और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आर्किया बैक्टीरिया जो हैं ये बहुत ज़्यादा ये जो है ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है तो उसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट है तो उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो किस टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सकते हैं? 120 डिग्री सी टेम्परेचर जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें ये सर्वाइव कर सकते हैं, विच इज़ लॉट ऑफ, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, इसमें ये सर्वाइव कर सकते हैं। वट वाज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स? कि सबसे पहले सोर्स जो था हाइड्रोजन का फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए वो क्या था? जो अब है वो तो है वाटर, कि अपनी वो जो हाइड्रोजन होती है वो लेते हैं वाटर से। लेकिन पहले क्या सोर्स था? तो पहले वो लेते थे H2S से, विच इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। प्रोकैरियोट्स आर कंसीडर्ड टू बी इवॉल्व्ड। कि प्रोकैरियोट्स को कंसीडर किया जाता है कि वो कब इवॉल्व हुए थे? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो एंड 10,000 बिलियन ईयर्स अगो। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि 1.5 बिलियन, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स हुए थे अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसके लिए भी डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई थी, डिफरेंट हाइपोथेसिस पेश की गई थी, और उन हाइपोथेसिस में आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। फ्लैजेला माइट हैव अराइजन थ्रू द इंजेक्शन ऑफ। तो जो मैंने थ्योरीज की बात की था तो उसमें सबसे पहली थ्योरी ये थी कि उसमें एक थ्योरी एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी दी गई थी, जिसके मुताबिक कि यूकैरियोट्स कैसे बने थे? यूकैरियोट्स बने थे बाद इंजेक्शन के स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को जब प्रोकैरियोट्स ने इंजेस्ट किया था, तो उसके बाद उनसे जो है वो बने थे
यूकैरियोट्स विच इज़ कॉल्ड द एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। उसके बाद उनके फ्लैजेला कैसे अराइज हुए थे, उनके फ्लैजेला अराइज हुए थे, उन्होंने एक स्मॉल जो है वो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट किया था और विच वाज सिमिलर लाइक द फ्लैजेला, उसकी शेप थी, और दैट वाज स्पाइरोकीट्स। विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लमार्क थेरी। लमार्क की थेरी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? एक पॉइंट है उसका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, एक पॉइंट है उसका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट है बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर जो है वो दोनों है। फोर्थ पे है कि बोथ ए एंड बी, तो उसके ये दोनों पॉइंट से कि यूज़ एंड डिसयूज ऑर्गन्स जो हैं वो एनिमल्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस के मुताबिक कुछ ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ को कम यूज़ करते हैं, तो जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। ये उसने पहले पॉइंट में बात की थी। सेकंड पॉइंट में उसने बात की थी कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो पेरेंट्स जो होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में लेते हैं तो वो एक्वायर करते हैं तो वो आगे इनहेरिट हो सकते हैं। दैट वाज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विच वाज गिवन बाय द लमार्क। वो डिवेलप्ड अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एसेंशली आइडेंटिकल टू डार्विन। डार्विन की जो थ्योरी थी ना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, मतलब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो थी, उसके सिमिलर ही एक और साइंटिस्ट ने थ्योरी पेश की थी, मतलब उसके पास भी सिमिलर आइडिया था। जब डार्विन इस थ्योरी पे काम कर रहा था, वो साइंटिस्ट भी इसी थ्योरी पे काम कर रहा था। तो वो उसका नाम हमने बताना है, हार्डी विनबर्ग, एल्फ्रेड रसल वैलेस एंड मैल्थस एंड लायल। सो करेक्ट आंसर जो है वो उसमें है एल्फ्रेड वैलेस, क्योंकि यही बंदा था। हार्डी विनबर्ग की अगर हम बात करें तो उसका जेनेटिक्स में रोल था। एल्फ्रेड रसल वैलेस ने वही सिमिलर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ऐसे लिखा था, और डार्विन और इसका ऐसे जो था इन्होंने कलेक्टिवली जो पेश किया था वो 1858 में जो था इन्होंने कलेक्टिवली पेश किया था। फिर उसके बाद एक ईयर बाद डार्विन ने 1859 में अपनी जो थ्योरी थी वो पेश कर दी थी, उसने पब्लिश करवाई थी अपनी बुक के अंदर। मैल्थस ने काम किया था पॉपुलेशन के ऊपर, लाइल जो था वो एक जियोलॉजिस्ट था। तो इन्होंने अपनी सब ने अलग अलग फील्ड्स में काम किया था। करेक्ट आंसर जो है वैसे वो एल्फ्रेड वैलेस है। न्यू डार्विनिज्म हैज़ इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज एंड आइडियाज़ फ्रॉम, के जो न्यू डार्विनिज्म है उसके जो डिस्कवरीज़ हैं, उसके जो आइडियाज़ हैं वो किस चीज़ से हैं? क्या वो टेक्सोनमी से हैं, पैलियोंटोलॉजी से हैं, जेनेटिक्स के हैं, ऑल ऑफ दीज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट मिल के काम किया, तो वो सब साइंटिस्ट जो थे वो डिफरेंट फील्ड से थे। लाइक लायर जियोलॉजिस्ट था, अगर हम बात करें मैल्थस की तो वो पॉपुलेशन पे काम करता था। अगर हम मेंडल की बात करें तो वो जेनेटिक्स में काम करता था। डॉब्स की जेनेटिक्स पे काम करता था। सो ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर होगा। द फोर्स दैट इनिशिएट्स एवोल्यूशन इज़, ऐसी फोर्स जो कि एवोल्यूशन को इनिशिएट करती है वो वेरिएशन है, वो म्यूटेशन है, वो एक्सटिंक्शन है, वो एडाप्टेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस की वजह से एवोल्यूशन होती है, लेकिन मोस्टली जो म्यूटेशंस होती हैं ये हार्मफुल होती हैं। बहुत कम होती है जिनकी वजह से वेरिएशंस आती हैं और जिनकी वजह से एवोल्यूशन होती है। तो फर्स्ट जो फोर्स होती है वो तो होगी वेरिएशंस की। वेरिएशंस किसी भी तरीके से आएंगी तो वो एवोल्यूशन के सबब ही बनेंगी। नेक्स्ट डैश इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का आपको पता है कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि हमारे एंसेस्टर्स के अंदर तो यूज़फुल थे, काम करते थे, लेकिन अब जो है वो एक्सटिंग जो है वो यूज़लेस हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस की बात करें तो जो एयर्स की बाहर वाली साइड होती है उसके वो वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे अंदर। तो इसी तरह बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक अपेंडिक्स हैं, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। इंटेस्टाइनल वेलाई का आपको पता है कि क्या होते हैं, जो कि जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बेसिकली इंक्रीज़ करते हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो ये तो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। पेपिलाई का आपको पता है कि जो टंग होती है उसके ऊपर जो आप कह लीजिए सरफेस होती है ना, और उसके ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स होती हैं, सेक्रीशंस होती हैं। तो ये और इसका काम भी पेपिलाई का ये भी होता है कि आपकी जो फूड होती है उसको होल्ड ऑन भी करता है। तो पेपिलाई भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। लेकिन जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अपेंडिक्स और एयर जो मसल्स होते हैं, एयर पिन आप कह सकते हैं, तो ये जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, इनका अब कोई काम नहीं है।
द अर्लीस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड अमंग द फॉलोइंग इज़, इन सब में से जो अर्लीस्ट सबसे पहले जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है वो कौन सा था? तो वो कैम्ब्रियन पीरियड था, वो पर्मियन पीरियड था, वो जुरासिक पीरियड था, वो क्वाटरनरी पीरियड था। तो दैट वाज कैम्ब्रियन पीरियड, जिसको हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी कहते हैं, पोस्ट कैम्ब्रियन पीरियड भी कहते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड जो है ये अबाउट 541 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कैम्ब्रियन पीरियड। द एक्सपेरिमेंट दैट स्टिमुलेटेड कंडीशंस थॉट टू बी प्रेजेंट ऑन द अर्ली अर्थ, कैसा एक्सपेरिमेंट जिसने हमें बताया, जिसने ऐसी कंडीशंस को इनकॉर्पोरेट किया तो जो कि अर्ली अर्थ पे प्रेजेंट थी, तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? दैट वाज हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, मिलर उरे एक्सपेरिमेंट एंड शिलियन एक्सपेरिमेंट। तो करेक्ट आंसर जो है वो मिलर उरे एक्सपेरिमेंट है। अब मैं बता देती हूँ कि ये क्या एक्सपेरिमेंट था। बेसिकली मिलर एंड उरे एक्सपेरिमेंट जो था, इट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट मिलर एंड उरे, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक जो है वो थ्योरी थी ऑपरेन हेल्डन थ्योरी, उसको जो है वो उन्होंने सही साबित किया था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली उस थ्योरी का कहना था कि जो हमारी अर्ली अर्थ पे जो कंडीशंस थी ना, लाइक लाइटनिंग थी, लाइक जो भी अर्ली गैसेस थी या जो भी थी, तो हमें क्या हुआ कि जो अर्थ है वो कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लाइफ है कैसे अराइज हुई, कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे वो कम्प्लेक्स होते गए हैं। उसके बाद जो एटम से मॉलिक्यूल्स बने, उससे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, इनऑर्गेनिक से फिर ऑर्गेनिक, और इस तरह बहुत सारे प्रोटीन्स, और फिर इसी तरह बन के फर्स्ट लाइफ जो है वो अराइज हुई, और फिर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स बने। तो ये कहना था ऑपरेन हेल्डन थ्योरी का। इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था मिलर एंड उरे ने। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक जो एक्सपेरिमेंट मतलब बनाया था, और उसके अंदर जो अर्ली अर्थ पे जो प्रेजेंट थी ना कंडीशंस, मतलब जो गैसेस प्रेजेंट थी, जो जिनकी बात ऑपरेन ने की, और जो अर्ली अर्थ में जो कंडीशन थी, लाइक हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, और उसके अलावा जो भी गैसेस थी मीथेन वगैरह, तो उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट के अंदर डाला, फिर लाइटनिंग वगैरह के एक्शन दिया, और फिर उन्होंने ये बात साबित की कि हाँ, इससे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, लाइफ राइज हो सकती है। तो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर एंड उरे। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है लेकिन उनका फंक्शन सिमिलर नहीं होता, तो उनको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। एंड दे आर द ऑर्गन्स बेसिकली, क्योंकि जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर उनका इंसेस्टर जो है वो सेम है, तो उसकी वजह से ये उनके अंदर होमोलोगस ऑर्गन्स आते हैं। द आर्म ऑफ ह्यूमन एंड विंग ऑफ ए बर्ड, विंगर ऑफ इंसेक्ट एंड विंग ऑफ बर्ड, लेग ऑफ डॉग एंड लेग ऑफ स्पाइरल। इसमें करेक्ट आंसर है आर्म ऑफ ह्यूमन एंड विंग ऑफ बर्ड, कि जो ह्यूमंस का आर्म है, जो और बर्ड्स के विंग्स हैं, इनका जो आप कह सकते हैं बोन्स हैं, इनको जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है लेकिन फंक्शनल सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, आर्म्स का काम और है और विंग्स का काम और है। ठीक है, फंक्शन सिमिलर नहीं है, स्ट्रक्चर सिमिलर है बिकॉज ऑफ द सेम इंसिस्टर। ठीक है, एंसेस्टर। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 95 पे है, प्राइमोर्डियल सोप इज़ अ सेट ऑफ हाइपोथेटिकल कंडीशंस ऑन एंशियंट अर्थ फर्स्ट पर्पस्ड बाय। अब प्राइमोर्डियल सोप का उन्होंने खुद ही बता दिया। प्राइमोर्डियल सोप क्या होता है कि एक सेट होता है हाइपोथेटिकल कंडीशंस का, कि वो हम सोचते हैं कि एक्चुअली मतलब ऐसी कंडीशंस उस वक्त एंशियंट अर्थ पे मौजूद थी। लाइक अगर हम बात करें मिलर एंड उरे एक्सपेरिमेंट का, जिन्होंने ऑपरेन हेल्डन थ्योरी जो थी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो ऑपरेन हेल्डन थ्योरी के अंदर क्या था कि ऐसी उन्होंने प्राइमोर्डियल सोप का बताया था, ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशंस के बारे में बताया था कि ये अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थी, ये गैसेस थी, ये कंडीशन थी, लाइटनिंग थी, और इस सब की वजह से कलेक्टिवली क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स बने, फिर उससे लाइफ अराइज हुई। सो वो कहते हैं कि ये किसने पर्पज़ किया था, तो मैंने क्या बताया, इट वाज पर्पस्ड इन बाय द ऑपरेन एंड हेल्डन, और इस थ्योरी को कहते हैं ऑपरेन हेल्डन थ्योरी। सो सबसे पहले है डिमिट्री इवान्स्की, अलेक्जेंडर ऑपरेन एंड डिमिट्री एनुचिन एंड निकोले शेट्स्के। सो करेक्ट आंसर जो है वो अलेक्जेंडर ऑपरेन है। विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द लमार्किज्म। हम लमार्किज्म के ज़रिए कौन सी कंडीशंस को बयान कर सकते हैं। लमार्किज्म के पॉइंट आपको पता है, यूज़ एंड डिसयूज़, और
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर न्यू स्पीशीज़। तो हम देखते हैं हाउ जिराफीज गॉट देयर लॉन्ग नेक, और इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है लामार्किज्म की थ्योरी कि जिराफे जो थे उन्होंने दरख्तों के पत्ते खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या किया कि नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया और उसकी वजह से वो लॉन्ग हो गई। सो ये इसको भी एक्सप्लेन करती है। हाउ ह्यूमंस लॉस देयर टेल, कि ह्यूमंस ने कैसे अपनी टेल्स जो थी वो लॉस की। उन्होंने क्यों लॉस की? बिकॉज क्योंकि ये उनके लिए क्योंकि ये जो टेल्स थी ये उनके लिए जो थी वेस्टिजियल ऑर्गन थी, क्योंकि इनके किसी काम के लिए नहीं थी, तो इसी वजह से ह्यूमन से अपनी ये टेल्स जो थी वो लॉस कर दी। तो दैट इज़ बेसिकली लामार्किज्म की थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन करती है। उसके हाउ ह्यूमंस बिकेम बाईपेडल, ह्यूमंस बाईपेडल कैसे बने थे कि उन्होंने अपनी बाकी जो और बाकी वो अपेंडिजेस लॉस कर दी और फिर वो बाईपेडल बन गया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी कि उन्होंने जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं थी उसको उन्होंने डिसयूज़ किया, जिसको डिसयूज़ किया वो वीकन हो गया और इस तरह वो बाईपेडल बन गए। तो इसको भी एक्सप्लेन करती है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। Observation of species on dash heavily inspired Darwin's theory of evolution. ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ ऑन डैश हैवली इंस्पायर्ड डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि किस चीज़ को ऑब्जर्व किया, मतलब किस जगह पे। बेसिकली वो हमसे कोई आइलैंड के बारे में पूछ रहे हैं कि किस आइलैंड पे डार्विन ने स्पीशीज़ को ऑब्जर्व किया, तो उस वजह से उसकी माइंड में उसने उन चीज़ों ने इंस्पायर किया डार्विन को, तो तभी उसने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो थी वो पर्पज़ की। तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, दैट इज़ गैलापागोस आइलैंड करेक्ट आंसर है। और वहाँ पर उसने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया था? उसने डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिंचेस को ऑब्जर्व किया था। फिंचेस को ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारी फिंचेस होती हैं, उसने देखा कि सब जो है वो सिमिलर दिखती हैं लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से अलग है और जो है वो स्पीशीज़ डिफरेंट है वो। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। डैश वाज कंसिडर्ड अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मिसिंग लिंक कंसिडर किया जाता था बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स? सो करेक्ट आंसर इसमें है आर्कियोप्टेरिक्स, प्टेरोनोडोन, एविमिमस एंड कॉर्डियोप्टेरिक्स। तो करेक्ट आंसर जो है इसमें वो है आर्कियोप्टेरिक्स, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स जो है इसको कंसीडर किया जाता है एक बर्ड, मतलब डायनासोर टाइप बर्ड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये इसकी डायनासोर और बर्ड की तरह ही इसके डिफरेंट फीचर्स थे, तो तभी इसको मिसिंग लिंक बिटवीन द, और ये बहुत पहले रहती थी अब एक्सटिंक्ट हो गई है। द ओल्डेस्ट मिनरल डिस्कवर सो फॉर वाज, सबसे ओल्डेस्ट जो मिनरल था जो कि डिस्कवर हुआ था उसको वो कौन सा? विच डेट्स 4.4 बिलियन ईयर्स। सबसे ओल्डेस्ट मिनरल कौन सा है? आयरन है, जिरकॉन है, कैडमियम है और सिलिकॉन है। तो करेक्ट आंसर जो है वो जिरकॉन है, विच इज़ ओल्डेस्ट मिनरल कंसिडर किया जाता है और 4.4 मिलियन ईयर्स पहले ये डेट बैक करता है। पिजन प्लेटिपस एंड पांडा आर, पिजन प्लेटिपस और पांडा क्या है? दे आर द होम्योथर्मिक, पोइक्लोथर्मिक, हाइपरथर्मिक और होम्योथर्मिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो टेम्परेचर होता है ना, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें 32 डिग्री 37 डिग्री से जो है, तो होम्योथर्मिक का मतलब होता है कि डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है, इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो जो है वो सेम रहता है। ठीक है, और उसी में वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होते हैं, और इनमें आ जाते हैं बर्ड्स और मैमल्स, इनमें होम्योथर्मिक में आ जाते हैं। सो करेक्ट आंसर जो है वो होम्योथर्मिक होता है। लेकिन जो पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, ये एक ऐसे पोइक्लोथर्मिक ऐसे होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो वेरी करता रहता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहता। हाइपरथर्मिक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हाइपरथर्मिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो करेक्ट आंसर जो है वो होम्योथर्मिक होगा। अब बात करते हैं द नेक्स्ट 101 है द लास्ट कॉमन इंसिस्टर ऑफ ह्यूमंस, इसकी ह्यूमंस का जो लास्ट कॉमन इंसिस्टर था वो कौन था? पैन ट्रोग्लोडाइट्स, होमो नेंडरथैलेंसिस, लिमुरिडी और ड्रोमासोरस। तो इनमें सबसे जो करेक्ट आंसर है वो है पैन ट्रोग्लोडाइट्स, क्योंकि इट इज़ अ बेसिकली चिंपैंजी जो कि ह्यूमंस का लास्ट कॉमन इंसेस्टर था और उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गया। एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज़, आपको पता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बहुत सी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन की है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऐसी एवोल्यूशन होती है जो कि
अच्छा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है कि ऐसी एवोल्यूशन होती है जिसमें क्या होता है कि दो स्पीशीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट टू स्पीशीज़ होती हैं, वो डिफरेंट एंसेस्टर से बिलोंग करती हैं, डिफरेंट एंसेस्टर से बिलोंग करती हैं, लेकिन आखिर पे क्या होता है कि वो आके सिमिलैरिटी जो है वो फंक्शन उनके सेम शो करती हैं, सेम फंक्शन शो करती हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल द विंग ऑफ हॉक मॉस एंड द विंग ऑफ हॉक्स, कि हॉक्स और हॉक मॉस के विंग्स जो होते हैं क्या ये फंक्शनल सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं जबकि स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। टीथ ऑफ डोमेस्टिक डॉग एंड टीथ ऑफ वुल्फ, विंग्स ऑफ गैसोपीजिया और विंग ऑफ गैसोपीजा फोर्टियस। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो विंग ऑफ हॉक मॉस एंड विंग ऑफ हॉक्स के जो बर्ड्स हैं और जो इंसेक्ट्स हैं उनके क्या करते हैं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, उनके अंदर फंक्शनली सिमिलर है उनके विंग्स, जबकि जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो ये बेसिकली एनालोगस स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं जिनके अंदर एनालोगस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वाज रिटन बाय, किसने अपनी जो बुक है वो किसने राइट की थी? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ आपको पता है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो थी ये किसने राइट की थी? इट वाज रिटन बाय द चार्ल्स डार्विन और ये पब्लिश की गई थी इन 1859। व्हेन डिड डायनासोर्स डाई ऑफ, डायनासोर्स की डेथ जो है वो कब हुई है? डायनासोर जो है वो कब ख़त्म हो गया, बिल्कुल अर्थ से डिसअपियर हो गया आप कह सकते हैं? 101.5 मिलियन ईयर्स अगो, 65.5 मिलियन ईयर्स अगो एंड 75.5 मिलियन ईयर्स अगो। करेक्ट आंसर जो है वो 65.5 मिलियन ईयर्स अगो, जब जो डायनासोर्स थे एट द एंड ऑफ क्रेटेशियस पीरियड जो है वो जब डायनासोर्स जो थे वो डिसअपियर हो गए थे, मर गए थे। Which of the following was an early proponent of evolution? Even though his explanation of how change in species was incorrect, he was steadfast in promoting his ideas. सबसे पहले जिसने evolution को promote किया था, evolution के बारे में बात की थी और उसके बाद उसने ये भी बताया था कि species कैसे change होती हैं या species के अंदर different new species कैसे बनती हैं, लेकिन उसका आइडिया जो था वो इनकरेक्ट हो गया था बाद में। तो वो कौन था? अल्फ्रेड रसल वेलिस? नो, अल्फ्रेड रसल वेलिस और चार्ल्स डार्विन से पहले भी एक बंदा था, दैट ही वाज जीन बैप्टिस्ट डी लमार, जिसने अपनी थ्योरी लमार्किज्म पेश की थी। उसने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पेश की थी जो कि बाद में इनकरेक्ट साबित हो गई थी। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, एवोल्यूशन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच कंसेप्ट? सबसे उसने कहा डार्विन के मुताबिक, अब आपने क्या करना है, डार्विन के मुताबिक कि एवोल्यूशन जो है वो किस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है? नेचुरल सिलेक्शन के साथ, साइंटिफिक क्रिएटिनिज्म के साथ, क्रिएशनिज्म के साथ, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? नो, ये तो डार्विन की बात ही नहीं थी, ये तो लमार की बात थी। एब्सेंस ऑफ चेंज इन स्पीशीज़, इनमें से जो डार्विन ने बात की थी ना वो उसने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की थी। तो उसने कहा था नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि नेचर ही सिलेक्ट करती है बेस्ट वेरिएशंस को, नेचर की वजह से ही, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही बेसिकली एवोल्यूशन होती है। The idea that the earth is shaped today by the forces of wind, rain, rivers, volcanoes and geological uplift and just as it has been in the past, कि ये बात किसने की थी कि आज जो भी शेप है अर्थ की वो it is just because of the forces of wind, rain, rivers, volcanoes, geological uplift, floods, इन सब की वजह से है आज शेप की जो है अर्थ की शेप उसी वजह से है। तो उसको यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म कहते हैं, फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म कहते हैं या पंक्टेटिव इक्विलिब्रियम कहते हैं, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि ये इस थ्योरी को कहते हैं यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ठीक है, जो कि इस बात को एक्सप्लेन करती है। सेकेंड नंबर पे जो फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म क्या है, इसका मतलब है कि जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं या जो म्यूटेशंस होती हैं, तब्दीलियाँ होती हैं, वो बेसिकली ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम अकर करती हैं, जबकि पंक्टेटिव इक्विलिब्रियम इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ द फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म बिकॉज इट सेज दैट एवोल्यूशन और म्यूटेशंस अकर अब्रप्ट, मतलब अब्रप्टली अकर करती हैं, अचानक से सडन चेंजेस अकर करते हैं, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन का आपको पता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए, द आइडिया दैट द अर्थ इज शेप्ड टुडे बाय द फोर्सेस ऑफ विंड, वॉल्केनोज, जियोलॉजिकल अपलिफ्ट, ये किसने बात की थी? एज इट हैज़ बीन इन द पास्ट वाज डेवलप्ड बाय, ये बात किसने की थी?
हाँ, जो है वो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की थ्योरी किसने दी थी? इट वाज थ्योरी ऑफ जेम्स हटन एंड चार्ल्स लायल। आपको पता है चार्ल्स लायल कौन था? एक जियोलॉजिस्ट था। तो जियोलॉजिस्ट चार्ल्स लायल और जेम्स हटन ने दोनों ने एक कंसेप्ट डेवलप किया था कि जो अर्थ लैंडस्केप्स होती हैं जैसे कि माउंटेन्स हैं या ओशन है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं या फिर जो है ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और उसने उन्होंने कहा कि ये डिफरेंट फोर्सेस ऑफ विंड, रेन, रिवर्स की वजह से होते हैं।